हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा और आपका मॉडर्न हिस्ट्री के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा कर रहे थे और बताया था कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और अपनी ताकत का प्रसार करती है। और इससे ठीक पहले वाली वीडियो में यानी वीडियो नंबर 44 जो 44 नंबर का वीडियो था उसमें बताया था कि उन्होंने किस तरीके से भारत में जो बिजनेस अपना स्टार्ट किया। और पहले भारत से जो सामान ये लोग खरीद के लेके जाते थे यूरोपीय कंपनियाँ, इसके लिए सोना चांदी यूरोप से लेके आते थे। फिर जब ये इनके देशों का दबाव बढ़ा, क्योंकि भारत से जा रहा था कच्चा माल रॉ मटेरियल और वहाँ से आ रहा था सोना, तो उनके देशों ने दबाव बनाया अपनी कंपनियों के ऊपर। तो भारत में काम कर रही कंपनियों ने इसमें सिस्टम बनाना शुरू किया और सबसे पहले फ्रांसीसियों ने इस तरफ ध्यान दिया था। और यहाँ पर हमारे शासकों से दीवानी के अधिकार यानी रेवेन्यू कलेक्शन की पावर्स लेने शुरू कर दी। और वही दीवानी के अधिकार लेते हुए और यहाँ से जो पैसा बचता था उस रेवेन्यू से, उसी से सामान खरीद के लोग भेजना शुरू कर दी। तो जो काम फ्रांसीसियों ने शुरू किया उसी काम को अंग्रेजों ने फिर आगे बढ़ाया, क्योंकि इससे कंपनियों को फ़ायदा होता था, भारतीय शक्तियों को भी फ़ायदा होता था और जिन देशों से आ रहे थे उन देशों को भी फ़ायदा हो रहा था और सारा नुकसान किसान झेल रहे थे। ये जिसको अभी समझ में नहीं आया, इन शॉर्ट आप पिछला बड़ा वीडियो जो था 44 नंबर, उसको आप देख लेंगे और फिर से रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसी में बताया था कि रेवेन्यू सिस्टम पर काम करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की भारत में जो आय का जो मुख्य स्रोत था, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका हुआ करता था, वो था लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान इन ब्रिटिशर्स ने, इन अंग्रेजों ने भू राजस्व पर ही लगाया, क्योंकि इसी से इनकी मेन कमाई होती थी, इसी लैंड रेवेन्यू से पैसा आता था, उसी से ये लोग भारत से सामान खरीद के यूरोप भेजा करते थे। और बिजनेस का आधार जो उनका बना वो यही लैंड रेवेन्यू बना, भू राजस्व। तो इन्होंने अलग अलग समय पर 3 भू राजस्व नीतियाँ, 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज इन्होंने भारत में डेवलप की, जिसमें सबसे पहले बताया था जमींदारी के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये भारत के टोटल 19% एरिया पर लागू थी, जिसमें बताया था बंगाल था, बिहार था, उत्तरी कर्नाटक था, उड़ीसा था, बनारस में भी जमींदारी व्यवस्था ही लागू थी। गाजीपुर जो बनारस का पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, और इस सिस्टम को बताया था कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। इसी को परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। और इसमें बताया था कि जमींदारों ने शोषण करना शुरू कर दिया था। और इसमें जो टैक्स का रेशियो होता था वो जो है कि 1/11 जो होता था वो जमींदारों को मिलता था, और जो 10/11 था यानी 89% सरकार को मिलता था और 11% वो जमींदारों को मिलता था। यहाँ तक बता दिया था। और अब हम लोग बात करेंगे आज महालवाड़ी और रैयतवाड़ी के बारे में। पहली बात करते हैं महालवाड़ी। महल का मतलब होता है एक मोहल्ला टाइप से, एक इलाका। तो महल होता था, जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली का कनॉट प्लेस है तो कनॉट प्लेस एक महल है, एक मोहल्ला है। या वाराणसी का दुर्गा कुंड है या लंका है तो एक मोहल्ला है, एक महल है। तो इसमें क्या होता था कि जो कलेक्शन होता था वो इंडिविजुअली नहीं होंगे, कलेक्टिवली होता था, महल वाइज, एक एक इलाके के हिसाब से कलेक्शन होता था। कैसे होता था, पहले इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स कि ये कब शुरू हुआ, किन कंडीशन में शुरू हुआ। महलवाड़ी जो सिस्टम आया, इस महलवाड़ी सिस्टम का जो जनक माना जाता है हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है। माना जाता है कि हाल्ट मैकेंजी ने सबसे पहले 1819 में इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल प्रपोज़ल तैयार किया था। और उसी डिटेल प्रपोज़ल को बम्बई वगैरह के लिए उसने लागू करने के लिए अपनी सरकार को लिखा था। बाद में फिर 1822 में उसको सरकार ने स्वीकार किया और इस पर काम करना शुरू किया। हालांकि हाल्ट मैकेंजी ने जो किया था, शुरुआत उसने कर दी थी, लेकिन इसको बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से, बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से जो ज़मीन पर उतारा गया वो उतारा गया 1833 में, 1833 में। सबसे पहले मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने मिलकर इसको रेगुलेट किया, अच्छे से बनाया। और इसमें इसी महलवाड़ी सिस्टम में पहली बार जो रेंट था, जो लगान तय करने के लिए इन लोगों ने मैप्स का, मानचित्रों का सहारा लिया और पुरानी पंजियाँ खंगाली गई कि कौन सी भूमि कितनी होती, किस भूमि की कैपेसिटी क्या होती है। और बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से, बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने इसको लागू किया। इसीलिए मार्टिन बर्ड जो था, इस मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का जनक माना जाता है। मार्टिन बर्ड को ही फादर ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है। और इन लोगों ने 1837 में, इसी मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने 1833 में इसको जो था टोटल जो इनकी रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उस रेवेन्यू कलेक्शन का 2/3 तक फिक्स कर दिया था। 2/3
2/3 का मतलब होता है कि किसान जितना पैदा करेगा उसका 2/3 सरकार का हिस्सा होगा, केवल 1/3 1/3 यानी लगभग 2/3 गवर्नमेंट का और 1/3 बचा किसान का। यानी अगर 100 किलो अनाज हुआ तो उसमें 66 किलो किसान का, यानी लगभग 66-67% के आसपास सरकार का होता था और किसान के पास मात्र 33% बचता था, 1/3। तो ये जो सिस्टम था ये महलवाड़ी सिस्टम था। हालांकि इन लोगों ने साइंटिफिक ढंग से बनाया, लेकिन बाद में इससे इतना ज़्यादा असंतोष हुआ कि भाई 2/3 तो सरकार ही ले लेती थी। तो बाद में इतना ज़्यादा असंतोष हुआ कि इस 2/3 वाली व्यवस्था को घटा के 1/2 किया गया, आधा किया गया, 1/3 कर दिया। ठीक, तो 1/2 रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने किया, ये 1855 में 1855 में इसको किया गया। अब इसमें जो 1/2 या 1/3 वसूला जाता था वो इंडिविजुअली नहीं वसूलते थे। इसके लिए इन्होंने सिस्टम बनाया था महलवाड़ी में कि इसमें जो कलेक्शन की जो यूनिट बनाई गई थी, जो कर राजस्व की वसूली की जो इकाई मानी गई थी, वो पर्टिकुलर एक आदमी ना होके एक महाल, बताया जैसे जागीर टाइप से होती थी, एक महाल, एक मोहल्ला माना जाता था। तो उस गांव वाइज, यूनिट वाइज ये लोग कलेक्शन करते थे, एक एक से नहीं करते थे। मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव पर टैक्स लगा दिया, अब जितना वहाँ का प्रोडक्शन हुआ उसका 66% के आसपास उसकी वैल्यू जो होती थी वो सरकार की मान ली जाती थी। तो इसमें क्या होता था, जो गांव का प्रधान होता था या मुखिया होता था, जो लंबरदार होता था, जो भी हेड होते थे, उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी कि वो गांव पर सामूहिक रूप से खेती करवाता था और जो टोटल कलेक्शन होता था उसका 66% तक सरकार को दे दिया जाता था और 1/3 किसान फिर आपस में बांट लेते थे। तो ये जो सिस्टम था, जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, यानी ये इंडिविजुअली नहीं थी, एक एक से नहीं वसूली जाती थी, ये कलेक्टिवली वसूली जाती थी, सामूहिक रूप से इसकी वसूली की जाती थी। और ये हमारे भारत के कुल इंडिया अगर देखा जाए तो कुल इंडिया के लगभग 30%, यानी 30% हिस्से पर महलवाड़ी जो सिस्टम था ये लागू किया गया था। इस 30% में ज़्यादातर जो हमारा जो क्षेत्र था वो वेस्टर्न यूपी वाला क्षेत्र था, आगरा था, जो सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत जिसको हम लोग आजकल एमपी बोलते हैं वो था, बाकी जो पंजाब वाला रीजन था। तो ये सारे जो रीजन थे वो सब किस में आते थे, महलवाड़ी में आते थे। तो महलवाड़ी में रेशियो ज़्यादा था, इसमें इंडिविजुअली कलेक्शन नहीं होता था और ये सामूहिक रूप से इसमें वसूली होती थी। और बताया कि इसका जो जनक मार्टिन वर्ड को माना जाता है उत्तर भारत में। हालांकि महलवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी हार्ट मैकेंजी ने। किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो इस महलवाड़ी के बारे में, महलवाड़ी का जनक जो था वो विलियम बेंटिक को भी कहा जाता है, क्योंकि इस महलवाड़ी के बारे में जो रेगुलेशन आया था सबसे पहले 1833 में आया था और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक ही था। तो इसलिए कुछ किताबों में आपको विलियम बेंटिक मिलेगा, कहीं हार्ट मैकेंजी मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस यानी शुरुआत की थी हार्ट मैकेंजी ने, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से लागू किया मार्टिन बर्ड ने। गवर्नर जनरल उस समय विलियम बेंटिक था, इसलिए किसी किताब में विलियम बेंटिक का भी नाम आपको मिल सकता है। ठीक, चलिए, इसलिए इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। 3 नाम है, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, हार्ट मैकेंजी ने, और इसको पॉपुलर किसने किया, मार्टिन बर्ड। अब तीसरा आता है रैयतवाड़ी, सबसे खतरनाक, क्योंकि 3 ही सिस्टम थे, एक 19%, एक 30%, तो बाकी बचा कितना, 51%। यानी भारत के सबसे बड़े हिस्से पर अगर कोई लागू था तो वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। सबसे बड़े हिस्से में इसकी जो शुरुआत हुई थी, एक्चुअली जब आपको बताया था जो 3rd एंग्लो मैसूर वार हुआ था, 3रा एंग्लो मैसूर हुआ, तो मैसूर को अंग्रेजों ने बुरी तरीके से हरा दिया था, टीपू सुल्तान को हरा दिया था और उसका लगभग आधा राज्य ले लिया था। तो जो आधा राज्य उसका लिया तो वही 1792 में 1792 में जो मैसूर से राज्य छीना गया था, 12 महल का डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पर सिचुएशन को, रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए और वहाँ सिस्टम बनाने के लिए कर्नल रीड को 12 महल भेजा गया था और कर्नल रीड के साथ मुनरो भी गया था। तो यही कर्नल रीड और मुनरो ने मिलकर इस रैयतवाड़ी सिस्टम को जन्म दिया। और सबसे पहले कब आया, 1792 में, और मैसूर से छीना गया शहर था 12 महल। फिर बाद में 1820 में 1820 में ये पूरे
मद्रास में लागू कर दिया गया, यानी साउथ में इसको लागू किया गया। फिर 1825 में इसको बॉम्बे, बड़े राजा साउथ वाले यही थे। फिर 1858 में इसको दक्कन में लागू किया गया। फिर ईस्ट बंगाल, असम, कुर्ग, इन सारी जगहों पर कौन सा सिस्टम आया? रैयतवाड़ी। स्पेशली यानी साउथ इंडिया में मद्रास, बॉम्बे जो हमारा ईस्ट बंगाल था, पूर्वी बंगाल था, असम, ध्यान रखेंगे असम में भी क्या था? रैयतवाड़ी पूछा जाता है। असम, कुर्ग, ठीक। तो इन सारी जगहों पर क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम था। और इसको शुरू किसने किया था? कर्नल लीड और मुनरो ने। अब ये रैयतवाड़ी होती क्या है? इस रैयतवाड़ी का मतलब रैयत का मतलब होता है किसान, जो ज़मीन को होल्ड करता हो, जो ज़मीन का मालिक हो। तो इसमें जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे, किसानों को ही ज़मीन का मालिक माना गया। जैसे आपको जमींदारी सिस्टम जो था, जमींदारी या परमान सेटल में आपको बताया था, जो ज़मीनें होती थी, ज़मीनों का मालिक जमींदार होते थे। रैयतवाड़ी सिस्टम में कहा गया कि ज़मीनें होंगी, ज़मीनों का मालिक किसान होगा, और किसान सीधे सरकार को टैक्स देगी बिना किसी मीडिएटर के, बिना किसी मध्यस्थ के। यानी सरकार जो टैक्स देगी, यानी सरकार किसी चौधरी से, किसी मुखिया से या किसी जमींदार के भरोसे नहीं रहेगी, सीधे किसानों से मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करेगी। तो ये जो सिस्टम बनाया, इसे कहा जाता है रैयतवाड़ी, डायरेक्ट कनेक्शन। और सबसे बड़े हिस्से पर इन्होंने लागू किया, और इसी पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने काम किया था, और सबसे ज़्यादा ध्यान रैयतवाड़ी पर ही ब्रिटिशर्स का था, क्योंकि कोई मीडिएटर नहीं था, सीधे किसानों की इनकम सरकार के पास पहुंचती थी। और आपको बता दें, यही रैयतवाड़ी सिस्टम इतनी पॉपुलर हुई जो आज तक चल रही है। और आज भी अगर कहा जाए कि आज वर्तमान भारत में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था चल रही, कौन सी लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रही, तो आप बताएंगे रैयतवाड़ी। तो अभी भी रैयतवाड़ी है, यानी जो ज़मीनों पर खेती करते हैं वही किसान, वही ज़मीनों के क्या होंगे? मालिक होंगे। उनको ज़मीनों को खरीदने बेचने का अधिकार होगा, खरीद बेच सकते हैं, और वही सरकार को सीधे लगाने सीधे टैक्स देंगे बिना किसी मीडिएटर के। वही उस समय होता था कि ज़मीन के मालिक किसान होते थे और वो सरकार को सीधे टैक्स देते थे, कोई मीडिएटर नहीं होता था। अब इस सिस्टम में अंग्रेजों ने क्या किया? किसानों से जो सीधे टैक्स वसूला, कोई मीडिएटर नहीं था, तो इसका लाभ किसानों को नहीं मिला। जैसे बताया कि जमींदारी में क्या था कि 1/11 हिस्सा जमींदार को मिलता था, और यहाँ पर तो कोई जमींदार था नहीं, तो ये जो 1/11 हिस्सा बचा तो वो किसानों को मिला, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा ही वसूला। शोषण का सबसे भयानक रूप था रैयतवाड़ी, क्योंकि इसमें जो टैक्स का रेशियो था वो 55% से ज़्यादा था। यानी अगर किसान ने 100 किलो अनाज पैदा किया तो उसमें 55 किलो सीधे कंपनी का हो गया। 55 किलो, किसान के पास कुछ बचा ही नहीं, कई जगह और ज़्यादा बढ़ता था। ठीक, तो इसमें क्या था? बिल्कुल डायरेक्ट वसूली होती थी। अब यही आपको बताया कि अब तक चल रही है। अब ये जो तीनों व्यवस्था आपको बताई, जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये जो तीनों सिस्टम थे, इनमें जो सबसे भयानक, हालांकि तीनों अपने आप में शोषण के बहुत बड़े बड़े रूप माने जाते हैं, लेकिन तीनों में सबसे भयानक रैयतवाड़ी थी। उससे कम दर्दनाक सारे थे, उससे कम दर्दनाक जमींदारी थी, और उससे थोड़ा सा कम तकलीफ दे महालवाड़ी थी, लेकिन सबसे भयानक ये थी, शोषण का रूप। अब अंग्रेजों ने ये चीज़ों के माध्यम से अपनी जो इनकम थी, अपनी आय थी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। खुल के वसूली होती थी, बहुत ज़बरदस्त वसूली होती थी, कोई मुरव्वत नहीं होती थी। और अंग्रेजों ने हमारे रेवेन्यू सिस्टम में, हमारी भू राजस्व व्यवस्था में जो सबसे बड़ा बदलाव किया है, एक्सट्रीम चेंज, जो सबसे भयानक बदलाव था अंग्रेजों का, उस बदलाव ने समझ लिए किसानों की स्थिति को बिल्कुल असहनीय बना दिया। उनकी पीड़ा, दर्द बिल्कुल बिलबिला उठे किसान। वो सबसे बड़ा बदलाव था कि जैसे अब तक हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम था, कि जैसे बताया था कि प्राचीन काल में जो भारत में भू राजस्व व्यवस्था होती थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो हमारे राजा महाराजा लागू करते थे, तो उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जैसे कि हमारे पूरे भारत में अगर पूछा जाए कि राजाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या था, सोर्स ऑफ इनकम, तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत प्राचीन काल से ही लैंड रेवेन्यू ही था, भू राजस्व था सभी समय में। तो पहले क्या होता था कि जो इनकम राजाओं की होती थी, जैसे जो ज़मीनें होती थी, तो उन ज़मीनों में उपज का हिस्सा लिया जाता था, परसेंटेज।
कि एंशियंट टाइम में लगभग 1/5 से 1/6 लिया जाता था। चाहे हम मगध एम्पायर देखें, चाहे मौर्य एम्पायर देखें, चाहे गुप्त एम्पायर देखें, चाहे राजपूत एज देखें। 1/5 से 1/6 का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर 100 किलो अनाज हुआ तो उसका लगभग 17 से 20 किलो किसका माना जाएगा? राजा का मान लिया जाएगा। ये जो रेशियो था ये कब था? एंशियंट टाइम में था, प्राचीन काल में भारत में हुआ करता था। 100 किलो अनाज में 17 से 20 किलो राजा का मान लिया जाता था, लगभग 1/5 या 1/6। ठीक। जब मध्यकाल आया यानी दिल्ली सल्तनत या मुगल काल आया तो उन लोगों ने रेशियो को बढ़ा दिया और रेशियो 1/3 होता था। 1/3 का मतलब अगर 100 किलो अनाज हुआ तो 1/3 यानी 33 किलो जो होता था वो मिडिवल टाइम में वो राजा का, नवाब, सुल्तान का मान लिया जाता था। और जो बहुत सख्त सुल्तान होते जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, तो वो सब 1/2 भी वसूलते थे। 1/2 का मतलब 100 किलो अनाज हुआ तो 50 किलो किसका? सुल्तान का। तो ये रेवेन्यू सिस्टम पहले आता था भारत में, ये इसी तरीके से चलता था। यानी जो फसल होती थी उसका एक हिस्सा, एक रेशियो, ये पहले चलता था। अंग्रेजों का जब कब्जा हुआ, जब राजा नवाब नरेश खत्म हुए, अंग्रेजों ने सीधे किसानों से वसूली शुरू कर दी। तो अंग्रेजों ने जब वसूली की तो इनको भाई फसल में हिस्सा लेके उनसे कोई मतलब था नहीं, इनको चावल गेहूं से तो कोई मतलब था नहीं, इनको क्या चाहिए था? कैश, नकद। तो इन्होंने कहा कि हमें फसल में हिस्सा नहीं चाहिए, हमें कैश पेमेंट चाहिए, किसानों से नगद वसूली करनी। अब नगद वसूली का एक नया नाटक शुरू हुआ। क्यों? अब जैसे पहले बताया कि हमारे राजा जो थे वो फसल में हिस्सा लेते थे। अब फसल में हिस्सा, और अंग्रेजों ने कहा कि फला ज़मीन हमें फसल में हिस्सा नहीं चाहिए, हमें मान लिया, कहा कि हमें इस ज़मीन पर 50 रुपया टैक्स चाहिए। तो कैश वाला सिस्टम ज़्यादा ठीक था या हमारे राजाओं, कैश वाला सिस्टम जो अंग्रेजों ने लागू किया वो ज़्यादा सही था, या हमारे राजा महाराजा जो फसल में हिस्सा लेते थे वो ज़्यादा सही था? कौन सा हिस्सा ज़्यादा सही था? आइए देखते हैं। फसल में जो हिस्सा था वो एक रेशियो था, अनुपात था। अनुपात का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत खराब कोई राजा है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, तो वो 1/2 लेता है, यानी 50% वसूल लेता है किसान का अनाज। ठीक, बहुत खराब राजा है। 100 किलो अनाज हुआ मान लीजिए, तो 50 किलो किसान का, 50 किलो सुल्तान का। मान लीजिए फसल अच्छी नहीं हुई किसी कारण से, 50 किलो ही अनाज हुआ। 50 किलो अनाज हुआ तो 25 किलो किसान का, 25 किलो सुल्तान का। फसल बहुत ख़राब हो गई, केवल 10 किलो अनाज हुआ तो 5 किलो किसान का, 5 किलो सुल्तान का। फसल नहीं हुई यानी फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई बाढ़ सूखा किसी रीजन से, और फसल नहीं हुई तो न किसान का न सुल्तान का। यानी इसमें अगर इनकम घट रही है, प्रोडक्शन घट रहा है, तो रिस्क दोनों पर है। 50% है, 50% किसान पर रिस्क है और 50% सुल्तान पर भी रिस्क है। यानी जितना नुकसान किसान झेल रहा है उतना ही नुकसान सुल्तान झेल रहा है। दोनों को बराबर बराबर क्या हो रहा है? इनकम घट रही है और फ़ायदा भी हो रहा है। तो दोनों को, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बारिश अच्छी होगी, 100 किलो की बजाय 200 किलो अनाज हुआ तो 100 किलो किसान का, 100 किलो सुल्तान का। यानी नफ़ा और नुकसान, फ़ायदा और नुकसान दोनों को हो रहा है, किसान को भी हो रहा है, सुल्तान को भी हो रहा है। बाढ़ सूखा आ रहा है तो रिस्क जितना किसान झेल रहा है उतना सुल्तान झेल रहा है। तो ये रेशियो में था। अब बात करें कैश सिस्टम की। अब इस कैश सिस्टम में था कि किसानों से कहा कि आपको फला ज़मीन में 50 रुपया देना है, फसल हो चाहे न हो। तो इससे जो सारा रिस्क था, सारा रिस्क का मतलब है कि बाढ़ आए, सूखा आए, कुछ भी हो, किसान को 50 रुपया देना है। अब सारा का सारा रिस्क किस पे आ गया? किसानों पर आ गया, भयानक रूप से। यानी अब किसान को बाढ़ से भी लड़ना है, सूखे से भी लड़ना है। अब सरकार की इनकम तो फिक्स हो गई कि उसको फला ज़मीन पर 50 रुपया मिलना है, उसने तो एक बार सर्वे करके बता दी भाई 150 रुपये की आमदनी होनी चाहिए। अब किसान की टेंशन है कि कैसे वो 50 रुपया सरकार को दे। यानी ये व्यवस्था में रिस्क दोनों पर था, और इस व्यवस्था में सारा रिस्क किस पर शिफ्ट हो गया? किसान पर। सरकार की इनकम फिक्स हो गई, 50 रुपया मिलना है चाहे जैसे भी। किसान के ऊपर रिस्क बढ़ा, बाढ़ से लड़े, सूखे से लड़े। दूसरी चीज़ कि इस कैश सिस्टम के आने की वजह से किसानों की जो जिम्मेदारी थी वो बढ़ गई। किसानों की जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर आपको बताया कि फसल में हिस्सा होता था,
तो जैसे मुगल काल में होता था, सल्तनत काल में होता था कि भाई जब किसान की फसल तैयार होती थी तो जो कर वसूली के अधिकारी होते थे, चौधरी होता था, खूत होता था, मुकद्दम होता था, ये जो सब चौधरी खूत मुकद्दम होते थे, आते थे, अपना हिस्सा काट के लेके चले जाते थे। वो फसल, खड़ी फसल भी लेके चले जाते थे, कटी हुई फसल भी लेके चले जाते थे, अनाज भी आते थे और ले जाते थे। भाई तुम्हारा नहीं था और अपना हिस्सा वो काट के ले गए। अब इस सिस्टम में क्या था कि किसान को बाढ़ सूखे से लड़ना था, फसल को तैयार करना था, उस तैयार फसल को, अभी भी छूटा गारा नहीं हुआ, उस तैयार फसल को ऊंचे दाम पर मार्केट में बेचना होगा, क्योंकि टैक्स कैसे देना है, कैश। तो ऊंचे दाम पर बाजार में बेचना होगा, तब उसको पैसा मिलेगा, तब उस पैसे का वो लगान देगा। यानी अब किसान की जिम्मेदारी क्या हो गई, बढ़ गई कि बाढ़ सूखे से लड़िए, अनाज तैयार कीजिए, उस अनाज को फिर बाजार में बेचिए। यानी अब हमारा जो किसान था वो किससे जुड़ा, मार्केट से, बाजार व्यवस्था से जुड़ा। अब बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव उससे जुड़ा। और दूसरी बड़ी बात कि पहली बात तो बाजार होगा तब तो जुड़ेगा। भाई अंग्रेजों को तो चाहिए कैश, अब वो ये नहीं सोचेंगे किसान के पास कैश कहाँ से आएगा। आज के इस विकसित विकास के इस दौर में जब सरकारें किसानों के लिए इतना काम करती हैं, इतना प्रयास करती हैं, इतनी घोषणाएं करती हैं कि हमें किसानों का भला करना है, ये करना है, वो करना है, तब आप डेली देखते होंगे कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। लौकी भिंडी 5 रुपये 10 रुपये किलो बिक रही। तो किसानों को आज के इस दौर में अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद। तो सोचिए उस दौर में क्या मिलता होगा। मार्केट थे ही नहीं, बैलगाड़ी बलात के सामान लेके जा रहे हैं, बिका नहीं बिका, दाम नहीं मिला। जब दाम नहीं मिला तो खाएंगे क्या। और ज़बरदस्ती, क्योंकि लगान देना है तो ज़बरदस्ती बेचना पड़ेगा, बेचना ही है तो बेचने की मजबूरी पड़ेगी। तो फिर दाम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब सारा अनाज बेचेंगे बहुत कम दाम पर और सारा उठा के क्या कर देंगे, टैक्स दे देंगे, तो फिर साल भर खाएंगे क्या। अगले साल बीज कहाँ से आएगा। अगर कोई घर में फंक्शन पड़ा, बेटे की शादी कुछ भी हुआ तो किसान कहाँ से करेगा। और अगर फसल बर्बाद हो गई तो लगान तो देना ही है। तो ये एक जो समस्या पैदा हुई इस कैश सिस्टम की वजह से, किसान मार्केट से जुड़ा, मार्केट से उतार चढ़ाव से जुड़ा, मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाता था। अब उसको कैश कैसे भी चाहिए था, पौने पौने दाम पर बेच के ले आता था अनाज को। पैसा दे दिया सब जमींदार को, सरकार को टैक्स के रूप में। अब खुद क्या खाएगा साल भर, बच्चों को क्या खिलाएगा, शादी कैसे करेगा घर में, और फिर अगले साल बीज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, सिंचाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और शोषण के तौर तरीके बढ़ते चले जा रहे थे। तो इस चक्कर में, इस कैश सिस्टम की वजह से हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में एक नए वर्ग का जन्म होता है जिसको कहा जाता है मनी लेंडर्स। इसको कहते हैं हिंदी में साहूकार। यानी इस कैश सिस्टम के आने की वजह से किसानों के शोषकों का एक नया क्लास, एक नया वर्ग जन्म लेता है जिसको कहते हैं मनी लेंडर या साहूकार कहते हैं। अब साहूकार पैदा हो गए। अब साहूकार क्या होते थे, अवेलेबल होते थे, किसानों को बहुत आराम से पता चला टैक्स देना है, दे दिया 2 रुपये 4 रुपये। अब उसके बदले में जो वो शोषण करते थे खून पीने वाले, कि 1-1 रुपये 2-2 रुपये के उधार के बदले में 2-2 पीढ़ियाँ इनकी जो साहूकारों की गुलामी करती चली जाती थी। वो चक्रवृद्धि ब्याज लेते थे, ब्याज पर ब्याज, जो कहीं भी अंगूठा लगवा लेते थे। क्योंकि अब जब बताया था कि रेतवाड़ी में ज़मीन का मालिक किसान होता था, किसानों की ज़मीन हड़प लेते थे, उनका घर हड़प लेते थे, उनके जानवर ले लेते थे, उनको मारा पीटा जाता था और उनसे गुलामी करवाई जाती थी। तो जब साहूकारों का शोषण भयानक रूप से शुरू हो गया, साहूकार लास्ट थे कि बताया कि पहले सरकार का शोषण, राजा महाराजाओं का शोषण, जमींदारों का शोषण, कंपनी का शोषण, और अब शुरू हो गया साहूकार। साहूकारों ने सबसे अंदर तक जाके किसानों का खून चूस लिया, क्योंकि ये किसानों से डायरेक्ट जुड़े और खूब जम के वसूली हुई किसानों से। क्योंकि एक बार कुछ रुपया ब्याज दे जाते थे, चक्रवृद्धि ब्याज। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी होंगी, कितने भयानक तरीके से खून पीते थे साहूकार। तो उसके बदले में खूब लूट खसोट इन साहूकारों ने मनाई, खूब मचाई, किसानों को लूटा। 1-1 2-2 रुपये, 1-1 मुट्ठी अनाज के लिए 2-2 पीढ़ियाँ गुलामी करती रही, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। आज के इस दौर में इतने साहूकार फैले हुए, उस दौर में तो कुछ लिखा पढ़ी, कुछ हिसाब किताब था ही नहीं, भयानक शोषण। तो जब साहूकारों का शोषण हुआ तब ये खेती किसानी करना बिल्कुल असंभव सा हो गया, इम्पॉसिबल। अब कैसे करेंगे,
क्योंकि ये साहूकारों ने जो बुरी हालत की किसानों की कि ज़बरदस्ती मार पीट के उनसे गुलामी करवाई जाती थी। उधर ज़मींदार के आदमी किसान को पीट रहे हैं, उधर कंपनी वाले पीट रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे तो उनका घर जला दिया जा रहा है, उनके जानवर उठा लिए जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें जब्त की जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता था, घर वालों के सामने ही किसानों की बेइज्जती की जाती थी, उनको घुटनों के बल बिठा दिया जाता था और घुटने के पीछे ईंटें बांध दी जाती थी, उखड़ करके खड़ा कर दिया जाता था, गंदी गंदी चीज़ों की मालाएँ डाली जाती थी, कोई भी पीट के चला जा रहा है, कोई भी मार के चला जा रहा है। तो इससे किसानों का शोषण बिल्कुल इतने भयावह स्तर तक पहुंच गया कि अब खेती किसानी करना बिल्कुल मुश्किल हो गया, असंभव हो गया। जब खेती किसानी करना बिल्कुल मुश्किल और असंभव हुआ, अब किसान बिलबिला उठे कि अब नहीं हो पाएगा, इतना भयानक शोषण। अब किसानों ने क्या किया कि जो इनके खेत थे, खुद खेती करने के बजाय अपने खेतों को बेच के, क्योंकि खुद खेती करेंगे तो बहुत सा टेंशन है कि बाढ़ है तो सूखा है तो जमींदार है तो साहूकार है तो बाजार है, सबसे जूझना है। उससे अच्छा अपना खेत बेच देते हैं और दूसरों के खेत में जाके मजदूरी करेंगे। अब दूसरों के खेत में जाके मजदूरी करेंगे तो जो भी 54-58 रुपया मिलेगा वो तो अपना होगा, उस पर तो कोई बाढ़ सूखा नहीं होगा, उसमें तो कोई जमींदार का टैक्स नहीं होगा, उसमें तो कोई साहूकार नहीं आएगा। तो जो जमींदार जो शोषण शुरू हुआ इन जमींदारों का, इन साहूकारों का, तो किसानों ने क्या किया कि अपने खेतों को बेचना शुरू किया और दूसरों के बड़े बड़े लोगों के खेतों में मजदूरी करनी शुरू कर दी। यानी जो कभी खुद काश्तकार हुआ करते थे, खेतों के मालिक होते थे, अब वो बन गए खेतिहर मजदूर। अब इस खेतिहर मजदूरी में भी एक नई समस्या खड़ी हुई, सोशल, सामाजिक समस्या कि जो निचला तबका था, जो लोअर कास्ट था, तो निचला तबका तो आसानी से मजदूर बन गया, लेकिन जो अपर कास्ट था, जो पंडित जी थे, जो बाबू साहब थे, तो अपर कास्ट तो मजदूरी करेगा नहीं। तो अपर कास्ट क्या कर गया? तो अपर कास्ट ने क्या किया कि उस समय नई जब अपॉर्चुनिटी एक चल रही थी, रोजगार का एक नया अवसर चल रहा था जो अपर क्लास के लोग थे उनके लिए, हालांकि सबके लिए था, लेकिन अपर क्लास ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना एक्सपेंशन करती चली जा रही थी, विस्तार करती चली जा रही थी, तो भारत पर कंट्रोल करने के लिए इनको सेना के सिपाहियों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ब्रिटेन बहुत छोटा देश था। आज भी सोचिए, भारत ब्रिटेन से 10 गुना बड़ा है एरिया में। उतने बड़े देश पर कंट्रोल करने के लिए पूरा इंग्लैंड भी चला आता तो नहीं हो पाता। तो कंपनी ने क्या किया कि भारतीयों को ही सेना में भर्ती करनी शुरू कर दी। यानी इन्होंने भारतीयों को क्या किया कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाइए। तो जब कंपनी ने भारतीयों को सेना में भर्ती करना शुरू किया और रिक्रूटमेंट करना शुरू किया, तो जो अपर कास्ट था वो शिफ्ट हो गया किधर? सेना में भर्ती की तरफ। वे सेना में जाएंगे तो पहली बात तो कैश पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, भाई किसी को मारना काटना हो कैश तो मिलेगा, नगद वाला सिस्टम खत्म। दूसरा, थोड़ा सा वर्दी मिल जाएगी, थोड़ा सा और शान से घूमेंगे। हथियार मिल जाता तो थोड़ा सा और टशन हो जाता, तो थोड़ा सा और भोकाल क्रिएट होता था। तो वर्दी मिल गई, सैलरी मिल गई, हथियार चाहिए, अब क्या मिला? हथियार मिल गया, अब क्या चाहिए? अपर कास्ट किधर गया? सेना में, और लोअर कास्ट जो खेतिहर मजदूर बना। यानी इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने इतना भयानक बदलाव किया कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो ध्वस्त हो गया। खेती किसानी चौपट होने लगी, खेती किसानी की स्तर गिरता चला गया। जो खुद भूमि के मालिक होते थे खेतिहर मजदूर बनते चले गए और अपर कास्ट के लोग शामिल होते गए सेना में। तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, ये जो शोषण का एक दौर शुरू हुआ, अंग्रेजों ने जो शुरू किया, इसकी नींव जो थी वो 1757 से ही पड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि अचानक से इन सबों ने शुरू किया, इसकी नींव बहुत पहले से पड़ी थी। जैसे ही अंग्रेज भारत में शुरू हुए, इनकी जो व्यापारिक पॉलिसी थी, एक बहुत बड़े विद्वान थे रजनीपाल दत्त। तो रजनीपाल दत्त ने इन अंग्रेज़ों के जो भारत में जो आर्थिक नियंत्रण था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और कार्ल मार्क्स वगैरह का भी इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रहा कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में जो अपनी आर्थिक नीतियाँ बनाई और उसको लागू किया, जिससे भारत का शोषण बढ़ा। तो रजनीपाल दत्त ने इन अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीति थी, इनको 3 चरणों में बांटा। पहला चरण जो इनका शुरू होता है, जो फर्स्ट फेज शुरू होता है, वो प्लासी की लड़ाई के ठीक बाद शुरू होता है, यानी 1757 से 1813 तक चला, जिसको कहा जाता है वाणिज्यिक पूंजीवाद।
वाणिज्यिक पूंजीवाद, मर्केंटलिस्ट फेज। तो जो मर्केंटलिस्ट फेज था या वाणिज्यिक पूंजीवाद था, इसमें जो कंपनी थी, कंपनी जब बंगाल विजय करती है प्लासी के बाद, तो कंपनी के दो लक्ष्य थे। पहली बात कि कंपनी भारत पर व्यापारिक एकाधिकार चाहती थी कि ट्रेड के रूप से केवल कंपनी भारत पर हावी हो जाए, और दूसरी चीज़ कंपनी भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के भी इच्छुक थी, क्योंकि जब राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तब कंपनी सभी चीज़ों में अपनी छूट ले सकती है, कंपनी कुछ भी नीति बना सकती है अपने फेवर में, अपने पक्ष में, तो कंपनी को फायदा हो सकता है। अब 1757 के बाद हालांकि इनका नियंत्रण तो भी बंगाल में हुआ था, लेकिन बंगाल ने अकेले अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा फायदा दिया था। उस समय जो 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन चला, उस द्वैत शासन में अकेले लगभग माना जाता है कि 6 लाख रुपए तो को खाली क्लाइव लेके गया था, बाकी कंपनी वालों को करोड़ों रुपया मिला था। मतलब एक भारी मात्रा में सीधे नगद कैश मिल रहा था, पैसा सीधा। और इसी पैसे और इसी बंगाल में दबदबे की वजह से इन्होंने भारत में अपनी नीतियां बनाई कि यहाँ से कुछ भी सामान किसी भी औने पौने दाम पर खरीद लेते थे, औने पौने दाम पर खरीद के लेकर यूरोप में मनमाने दामों पर ही लोग बेचा करते थे। और जो भारतीय चीज़ें वहाँ पर जाने वाली होती थी, भारतीय चीज़ें जो वहाँ पर तैयार माल, पहले बताया था कि तैयार माल ही लोग लेके जाते थे और हमें देते थे सोना, अब यहाँ से तैयार माल वहाँ पर ले जाना इन्होंने बंद कर दिया। सोचिए, जो भारत की जो रंगीन छपाई वाले कपड़े होते थे उस पर इंग्लैंड ने रोक लगा दी कि यहाँ से कपड़ा नहीं जाएगा, यहाँ से केवल कॉटन जाएगा, कपास जाएगा, ये हालत। और भारतीय जो तैयार माल था उसको उन्होंने वहाँ पर रोक दिया, तो यहाँ पर की डिमांड खत्म कर दी और यहीं पर खरीदते थे, यानी यहाँ के व्यापारी यहीं से सस्ते दाम पर खरीद के और वहाँ पर लेकर महंगे दामों में बेचते थे। ये चला फेज इनका 1813 तक। 1813 के बाद जो दूसरा इनका फेज शुरू होता है 1813 से, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद तक 1858 तक, जब तक सरकार का नियंत्रण नहीं हो गया। तो ये जो दौर था, एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और एडम स्मिथ फ्री ट्रेड का जो था, मुक्त व्यापार का पक्षधर था कि फ्री ट्रेड वो करना चाहता था, जिसको लेज़ी फेयर कहा जाता है। तो यही फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट था, मुक्त व्यापार या औद्योगिक पूंजीवाद का दौर चला। मुक्त व्यापार या उसे बोलते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। तो मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड, औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब होता है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो ये दौर था कि इन्होंने क्या किया, भारतीय चीज़ों को बहुत बुरी तरीके से हतोत्साहित किया और फ्री में कि हम ना आपसे कोई टैक्स लेंगे ना आप कोई हमसे टैक्स लेंगे। अब इंग्लैंड में जो सामान बनता था उस पर वो लोग कोई टैक्स नहीं लगाते थे, सीधे ले आके भारत में बेच देते थे। वहाँ पर फैक्ट्रियों में बने हुए सामान होते थे, तो फैक्ट्रियों में बने हुए जो कपड़े होते थे, जो बाकी चमड़े की चीज़ें होती थी, जो कृत्रिम रंग होते थे, वो बहुत सस्ते होते थे। भाई फैक्ट्री में बनेगा और क्वालिटी उनकी अच्छी होती थी, उसको सीधे सीधे बाजार में उतार दिया। और भारत में क्योंकि जो दस्तकारी था, लोग हाथ से कारीगरी करते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी, खेती किसानी करने वाले लोग थे, तो लागत बहुत ज़्यादा थी, तो वो चीज़ें अच्छी तो होती थी लेकिन महंगी होती थी। और ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बने हुए माल बड़े बड़े जहाज़ों पर जहाज़ों को लद के भारत पर चले आते थे, तो पूरे भारत में सब छा गया। और यहाँ की जो दस्तकारी की चीज़ें थी उनकी डिमांड बंद हो गई। यहाँ का ना कोई कपड़ा खरीद रहा है, यहाँ का ना कोई मशीनरी खरीद रहा है, यहाँ का ना कोई नील खरीद रहा है, सब लोकल चीज़ें बंद हो गई। और यूरोपीय चीज़ों से, यूरोपीय सामानों से भारत का बाजार बिल्कुल पाट दिया गया, भर दिया गया। तो इससे जो हमारा हस्तशिल्प था, जो ग्रामीण उद्योग थे, जो शहरी हस्तशिल्प थे, ग्रामीण हस्तशिल्प थे, दस्तकारी उद्योग थे, कागज़ बनाने वाले, तेल बनाने वाले, सब चौपट होने लगे। केरोसिन और पेट्रोल का ज़माना था, लोग गांव में दिए जलाते थे, तेल के दिए जलते थे। अब तेल के दिए जलते थे, तेल ही होता था, उसका व्यापार चलता था। अब केरोसिन आ गया तो तेल के दिए कौन जलाएगा? मिट्टी का तेल जलाएगा, केरोसिन जलाएंगे लोग, तो उससे तेल का व्यापार घटेगा। पहले क्या होता था कि जो जानवर मर जाते थे, जानवरों का चमड़ा जो होता था वो चर्मकारों को बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता था, आसानी से मिल जाता था, तो उससे वो चमड़े का काम कर लेते थे, चमड़े का जूता, चप्पल, कपड़ा, बाकी जो चीज़ें बनानी होती थी। अब पता चला इंग्लैंड में लेदर इंडस्ट्री बन गई, बढ़िया बढ़िया किस्म के जूते बनने लगे, विदेशी जूते आने लगे, वो भी सस्ते होते थे, उनका बिजनेस पूरा डूब गया। तो जितने दस्तकारी वाले वर्ग थे सब इस दौर में चौपट हो गए।
उसी समय अंग्रेजों ने फिर भारत में रेलवे का विकास करना शुरू किया। रेलवे की डेवलपमेंट, रेलवे का विकास अच्छी चीज़ थी, लेकिन रेलवे का विकास सीधे सीधे अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए नहीं किया। रेलवे जो इन्होंने डेवलप किया वो पूरी तरीके से ब्रिटिश इंटरेस्ट में, कि जो यहाँ से जो कच्चा माल है उसको बंदरगाहों तक पहुँचाया जाए ट्रेनों के माध्यम से, और वहाँ से फिर जहाज़ों पर लाद के ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में पहुँचा दिए जाते थे, और वहाँ की फैक्ट्रियों में तैयार माल बनता था और वो फिर भारत पहुँचाया जाता था। फिर यहाँ बंदरगाहों से ट्रेनों से फिर अंदरूनी बाजार तक पहुँचा दिए जाते थे। तो जो रेलवे का विकास हुआ इनके व्यापारिक हितों और सामरिक हितों को देखते हुए किया गया। यानी इस समय तक भारत को इन लोगों ने इस फ्री ट्रेड के माध्यम से एक बाजार बना दिया, मार्केट। वो भारत जो पहले तैयार माल करके हस्तशिल्प की कारीगरी की चीज़ें तैयार करके दूसरे देशों को बेचा करता था, अब भारत से केवल कच्चा माल जाता था और तैयार माल आके भारत में बिकता था। अब सोचिए, भारत से ही कपास खरीदा जाता था, ब्रिटेन में कपड़ा तैयार करके भारत में ही कपड़ा बेच दिया जाता है। भारत का ही कपास, कपड़ा भी, यानी भारत से कपास ये फ्री में ले जाएंगे लेकिन कपड़ा हमें पैसा लेके बेचेंगे। बुरी हालत। अब इस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि जो हमारा एग्रीकल्चर था उसको कमर्शियल कर दिया। पहले जो किसान होता था बिल्कुल संतुलित खेती करता था, कमर्शियल ट्रेड, जो कमर्शियल क्रॉप नहीं बोते थे, चावल गेहूँ जो खाद्यान्न फसलें होती थी, कमर्शियल केवल थोड़ा सा होता था। अब इनको चाहिए था कि नहीं, हमें कमर्शियल चाहिए, तो कॉटन चाहिए, तो चाय चाहिए, तो कॉफ़ी चाहिए, तो मसाले चाहिए, तंबाकू चाहिए, अफीम चाहिए। तो पता चला चावल गेहूँ की खेती कम होने लगी और इन चीज़ों का उत्पादन बढ़ने लगा। तो इससे जो एग्रीकल्चर का एक बैलेंस था वो बिगड़ने लगा, क्योंकि इनको अपने लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, उस रॉ मटेरियल के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो इस समय इस फेज में भारत क्या बना, कच्चे माल को इंग्लैंड सप्लाई करने वाला और वहाँ से तैयार माल को खरीदने वाला देश भारत बन चुका था। जो कि पहले हमारे यहाँ के सामान ये खरीद के लेके जाते थे, अब भारत के सामानों को इंग्लैंड में बैन कर दिया गया और वहाँ के सामान भारत ले आके बेचते थे, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो रही थी। इसके बाद तब तीसरा दौर शुरू हुआ, थर्ड फेज, जो 1858 से शुरू होता है और 1947 तक चलता है, जिसको कहा जाता है फाइनेंस कैपिटलिज्म। वित्तीय पूंजीवाद। अब इस वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंस कैपिटलिज्म, ये जो व्यवस्था थी कि उस समय इंग्लैंड में, उस समय जब कार्ल मार्क्स का दौर चला, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो उसमें मजदूर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहे थे, संगठित हो रहे थे। मजदूर अपनी डिमांड करते थे, हमारी ये मांगे हैं, हमारी वो मांगे हैं, तो भारत से कच्चा माल जाके वहाँ की फैक्ट्रियों में बनाते थे। औद्योगिक क्रांति हो गई तो कार्ल मार्क्स ने जो एक दास कैपिटल लिखा है माइकल एंजल्स के साथ मिलकर, वहाँ से वहाँ के मजदूर संगठित होने लगे, मजदूर ऑर्गेनाइज होने लगे, मजदूरों का आंदोलन बढ़ने लगा, मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। तो वहाँ के जो फैक्ट्री मालिक थे उनको लगा कि अब इंग्लैंड में फैक्ट्री चलाना थोड़ा मुश्किल है। अब उन सबों ने क्या किया, भारत में ही फैक्ट्री लगाने शुरू कर दी कि यहाँ का रॉ मटेरियल, यहाँ की ज़मीन, यहीं की फैक्ट्री, हम केवल क्या देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, यहीं से सामान खरीदेंगे, यहीं से सामान बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे और यहीं पर बेचेंगे, हम केवल पैसा लेके जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, केवल पूंजी लगानी शुरू कर दी भारत में। तो जो कॉटन इंडस्ट्री थी, कपास उद्योग था, जो चाय का उद्योग था, जो आसाम के जो चाय के बगीचे लगने लगे, तो ये सारी चीज़ें जो थी, लोहा का सब बिजनेस इन लोगों ने शुरू कर दिया भारत में। यानी अब रेलवे के डेवलपमेंट में ब्रिटिश कैपिटल आने लगी। सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश कैपिटल आई वो रेलवे में आई। रेलवे के बाद फिर चाय के बागान वगैरह, अफीम की खेती, ये सब, तंबाकू, ये सब, नील, कच्चा रेशम, तो इन सब चीज़ों का, अफीम, कपास, ये सब भयानक तरीके से उन्होंने करना शुरू किया कि अब केवल वो पैसे से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पैसे से खेल रहे थे। सामान लादना लेना थोड़ा कम हो गया कि यहीं पर बनाओ, यहीं पर बेचो, हमारा केवल पैसा लगेगा। तो उसे कहा जाता है वित्तीय पूंजीवाद। इसी के बाद से, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा, धन का निर्गमन, कि बस पैसा लगाओ, पैसा बना के लेते चलो, भारत के लिए कुछ ना करो। खैर, तो यही जो इनकी वित्तीय नीति थी, जिससे इन्होंने भारत का शोषण बहुत बाखूबी करना
शुरू किया, जिसमें से इस फेज के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये दोनों फेज हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सारी चीज़ों ने भारत की जो हस्तशिल्प था, जो ग्रामीण शिल्प था, उसकी व्यवस्था की रीढ़ बिल्कुल तोड़ दिया। इसने हमारी इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ी और राजस्व व्यवस्था ने कृषि को तोड़ के रख दिया। अब इसकी वजह से लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, यानी जो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में नियंत्रण स्थापित किया, उसके बाद से लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक गुस्से की भावना पैदा हो। अब लोगों को लग रहा था कुछ ज़्यादा हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो वही जो गुस्से की भावना पैदा हुई, जो उबार हुआ, उसी असंतोष को हम लोग कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई, वो किसी एक कारण से नहीं हुई, इसके कई सारे कारण थे, लंबे समय तक चले। वो कारण 1757 से ही शुरू हो चुके थे। तो क्यों क्रांति हुई, उससे क्या रीज़न रहा है, इसका भी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।